अच्छा किसी किसी बुक में ना, किसी किसी बुक में क्या, मोस्टली बुक में फैक्टर्स की डिमांड नहीं लिखते हैं, वो लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी लिखते हैं। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे आप सब? सब बढ़िया बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी टोटल इकोनॉमिक्स का बेस बन के तैयार करेगा। राइट, जैसे अपन लोग ट्वेल्थ में जाके माइक्रो मैक्रो पढ़ते हैं। राइट, तो भाई जब तक आप माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं जानते होंगे तो मैक्रो आप समझ तो जाओगे, लेकिन उसकी डिटेल में नहीं जा पाएंगे, हम डिफरेंसेस नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आज हम मैक्रो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डिमांड। बच्चों ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर है। यूनिट वाइज अगर देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिमांड। राइट, अच्छा बच्चों, बुक में इस चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ डिमांड भी लिखा हुआ है, किसी बुक में थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी लिखा हुआ है। हम लोग अलग अलग बुक्स जब रेफर करते हैं, आपने करना क्या है, आप सुनिए मेरी बात। अपन लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट्स को तैयार कर लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से तैयार करेंगे कि आप चाहे वीके ओरी बुक यूज कर रहे हैं, संदीप गर्ग यूज कर रहे हैं, और एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं, आपको एक रीड में है ना बुक सब समझ में आ जाएगी। हम उससे भी कोशिश करेंगे जरूर डिटेल में जाने के लिए, जो बुक में लिखा हुआ है ना उससे भी हम लोग डिटेलिंग कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, आपको जो मैं क्लास में शॉर्ट में लिखवा रहा हूं उसको जरूर लिखते चलिएगा आप। ठीक है, आपको अगर मन है मेरा नोट्स रेफर करने का तो आप मेरा नोट्स रेफर कर सकते हैं, उस पर मार्क्स नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा मोर और लेस जो नोट्स होता है वो दो बुक को कंबाइन करके होता है। या आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर बुक में मजा आ रहा है, आप उस बुक से कर सकते हैं, लेकिन एक बात की गारंटी रहती है कि कंसेप्ट जो होंगे ना वो इतने ज्यादा क्लियर होंगे कि आप बोलोगे सर अब तो बुक लिख देते हैं, पढ़ने तो छोड़ दो। ठीक है, और इसके लिए मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाऊंगा बुक से बाहर भी, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं, अभी तो हम लोग कंसेप्ट समझना चाह रहे हैं। राइट, तो ये उनके लिए लेक्चर है जो डिमांड फर्स्ट से स्टार्ट करें, एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, देखिए मैं चाहूंगा कि जो मैं एग्जांपल दे दे के आपको समझाऊं, आप उस एग्जांपल को रिटेन करें और उसको नोट डाउन करें। नहीं भी करना है तो खुद से एग्जांपल बना ले और एग्जाम में लिख दे जाके। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये डिमांड चैप्टर ये बहुत बड़ा चैप्टर है, एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर, और सबसे ज्यादा जो मार्क्स आने वाला है वो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम लोग बेस ले तो उसका अराउंड अराउंड 18 से 20% जो मार्क्स है ना वो सिर्फ डिमांड पे है। आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर आप कोई एंट्रेंस देते हैं या सीए की एग्जाम देते हैं, सीएमए की एग्जाम देते हैं, सीएस की एग्जाम देते हैं, सपोज आप कॉमर्स वाले हैं, ठीक है, तो ये डिमांड चैप्टर फिर मिलने वाला है वहां पे भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। तो आप क्या इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे? इनफैक्ट जब हम लोग सीए वगैरह के एग्जाम्स की बात करते हैं ना, तब भी ये सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है वहां पे भी। तो सोचो ये इंपॉर्टेंस आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। राइट, हाँ इसका थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है इको ऑनर्स में। राइट, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अगर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, राइट, या बीकॉम ऑनर्स में पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा बेहतर से बेहतर समझाने का, बुक से थोड़ा सा बुक को लेते हुए उसके थोड़ा सा और एडवांस जाके, कि आपसे ना कोई भाई कंपटीशन ना कर सके इस टॉपिक में। ठीक है, चैप्टर का नाम है डिमांड। एक बार डिमांड होती क्या है वो सुन लेते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों डिमांड जो होती है वो बेसिकली रेफर्स टू, डिफाइन अगर अपन को करना है तो ये करेंगे, रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, it refers to quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at a given price over a given period of time, बच्चों ये डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
अब देखिए यहां पे हाईलाइटेड टर्म जो आपको ध्यान रखना है बच्चे, मैं जब भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स, तो आप लोगों को ना हाईलाइटेड टर्म याद रखना है, ठीक है। हाईलाइटेड टर्म्स कौन से होंगे बच्चों? हाईलाइटेड टर्म्स वो टर्म्स होंगे बच्चों जिसपे क्वेश्चन और चैप्टर फोकस किया गया होगा। मतलब जो हाईलाइटेड टर्म आपको चैप्टर को आगे लेके जाएगा। अगर मैं कोई लाइन को मार्क कर रहा हूं, आप भी क्या करोगे, एग्जाम में पेंसिल से नीचे मार्क करके आओगे, हाईलाइट करके आओगे, उससे वो जो प्रश्न है ना वो अच्छा दिखेगा, उसका सोल्यूशन अच्छा दिखेगा। टीचर समझेंगे कि हाँ इनको कंसेप्ट पता है, क्योंकि ये इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको मार्क कर रहे हैं, इस पे हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि अपन को तो चाहिए पूरे मार्क्स, राइट, फुल फुल। तो उसके लिए आपको लिखने की टेक्निक भी सीखनी होगी, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको अभी कि बच्चों आपको इन बातों का ध्यान रखना है यहां पे, कि जहां पे मैं हाईलाइटेड टर्म बोल रहा हूं उस पे फोकस करना और उस पे सोचना कि ये चैप्टर आगे क्यों बढ़ रहा है, उसका रीजन वो हाईलाइटेड टर्म्स होंगे, ठीक है। आप डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको कैसे गंदे से गंदे डाउट पूछने हैं, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों यहां पे हाईलाइटेड टर्म है गिवन प्राइस एंड ये टाइम, ये हाईलाइटेड टर्म है, इससे चैप्टर आगे खींचेगा, ठीक है। फिर से एक बार रीड करते हैं बच्चों डेफिनेशन। डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। डिमांड क्या है? क्वांटिटी है किसकी? कमोडिटी की। बच्चों कमोडिटी क्या होती है? कमोडिटी होती है जैसे गुड्स, उसी को कमोडिटी भी बोल देते हैं ना अपन लोग, ठीक है, गुड्स। अब इसमें कुछ एग्जांपल ऐसे कुछ भी आप ले लो, बिस्किट्स ले लो, सोप ले लो, ये सब कमोडिटी है। कार ले लो, राइट, ये सब चीजें आप खरीदते हैं। डिमांड क्या है? उस सोप की, उस कार की क्वांटिटी जो कि कंज्यूमर विलिंग, विलिंग मतलब बच्चों क्या होता है? डिजायर, जो कंज्यूमर चाहता है एक गिवन प्राइस पे। जब कुछ प्राइस गिवन होता है, जैसे 50 रुपीज का बिस्किट है, 100 रुपीज की चॉकलेट है, 150 की चॉकलेट है, राइट, तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप चाहते हो ना, या ऐसे ही चाह लेते हो? प्राइस को देख के ही आप डिमांड करते हो ना। तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है या नहीं है, जरा सोचो, ठीक है। अभी तो इसके अंदर पूरा संग्राम हो जाएगा इस प्राइस के कारण, पता है, ये पूरा चैप्टर खींचने वाला है, इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। अब इस बात को समझो कि गिवन प्राइस का मतलब क्लियर है। आप एक आपके दिमाग में बच्चों क्या होता है? प्राइस होता है ना, जब आप किसी चीज की डिमांड करने जाते हैं मार्केट में, बिल्कुल, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, टाइम इज इंपॉर्टेंट। अच्छा सोचो एक बारी, क्रैकर्स, पटाखे अपन लोग दिवाली में ज्यादा लेते हैं, राइट, हम लोग क्रैकर्स की डिमांड कब करते हैं? दिवाली के टाइम पे करते हैं। तो क्या टाइम मैटर नहीं करता डिमांड के लिए? प्राइस तो मैटर करता है, मैं मानता हूं, लेकिन टाइम मैटर नहीं करता, बिल्कुल करता है। इसलिए ना आप अगर ये टाइम का फॉर्मेट नहीं लिख के यहीं तक डेफिनेशन लिख देते ना, तो टीचर गुस्सा हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि मैं जो जो लिखवा रहा हूं ना वो चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। चलिए बच्चों ये अपना प्राइस हो गया, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग, इसके कंसेप्ट को समझे। चलिए जी समझते हैं। ये इतनी सी बात थोड़ी नहीं थी डिमांड चैप्टर, अगर इतनी सी बात होती तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा ऐसे, ठीक है। नहीं, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, अभी समझते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मेरे को एक बात तो बताओ कि जैसे अकाउंट्स जब कोई पढ़ता है ना, पढ़ता है ना अकाउंट्स, तो क्या बनता है? क्या बनता है? सीए बनते हैं, राइट, सीएमए बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, राइट, हम लोग बोलते हैं ना। अच्छा ठीक है, मतलब अकाउंट्स के ज्यादा जानकार लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, चलो ठीक है, इंडिया में तो ऐसे ही बोलते हैं। बायोलॉजी और इन सबको ज्यादा पढ़ लेते हैं तो फिर डॉक्टर बन जाते हैं क्या? तो वैसे ही इकोनॉमिक्स को ज्यादा पढ़ने वाले कौन होते हैं? वो होते हैं इकोनॉमिस्ट। कौन होते हैं? उनको क्या कहते हैं बच्चों? इकोनॉमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिस्ट, राइट। कौन होते हैं इकोनॉमिस्ट बच्चों? जो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, जो आप बनने वाले हैं इन फ्यूचर, राइट। बढ़िया से पढ़ेंगे ना तो बन भी जाएंगे, ठीक है, बड़ा मजा आएगा। बताएं इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना भाई साहब, मतलब क्या बोले, कॉलेज वगैरह में तो एकदम ही मजा आ जाता है, ठीक है। मैं तो चाहता हूं तुम रिसर्च वगैरह करो इनके अंदर, ठीक है, और मेरे से जितनी हेल्प होगी ना मैं इतनी ही दूंगा आपको हेल्प, ठीक है। आपको जितने गंदे गंदे डाउट्स पूछने हैं प्लीज पूछना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अच्छा बच्चों इकोनॉमिस्ट होते हैं तो ना, एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। ऑल्दो अपन लोग एक लेक्चर सेपरेटली बोलेंगे जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, किस इकोनॉमिस्ट ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है, लेकिन जब चैप्टर चलता जाएगा ना तो मैं उस चैप्टर से रिलेटेड जो इकोनॉमिस्ट ने काम किया होगा
है ना, कुछ काम करते हैं ना। अच्छा, कुछ फिजिक्स की थ्योरी किसी ने निकाली है ना, जैसे न्यूटन ने निकाली थी ना, ठीक है, आइंस्टाइन ने निकाली थी ना, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली, तो आप उनका नाम लेते हो। वैसे ही कुछ अगर टॉपिक कोई इकोनॉमिस्ट निकालेगा तो उसका नाम तो आपको याद रहना चाहिए ना। तो बेटा ये डिमांड में जो डिमांड कर्व अभी मैं पढ़ाने वाला हूं ना, वो इकोनॉमिस्ट ने निकाला जिनका नाम है एल्फ्रेड मार्शल। आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये कभी ना क्या होता है एंट्रेंस वगैरह में पूछा जाता है, क्योंकि मैं अभी डिमांड कर्व स्टार्ट करने वाला हूं। मतलब ये जो डिमांड का पूरा फंडा है वो एल्फ्रेड मार्शल ने निकाला है, राइट। और भी बहुत सारी चीजें करी है, लेकिन अभी नहीं लिखाऊंगा ना, जैसे जैसे टॉपिक कराऊंगा ना बच्चों, वहां वैसे वैसे इकोनॉमिस्ट का नाम मैं बता दूंगा आपको, ठीक है जी। एल्फ्रेड मार्शल, इसने क्या किया है, इन भाई साहब ने डिमांड की जो ग्राफ होगी, डिमांड का जो कंसेप्ट होगा वो बताया है। सर वो कंसेप्ट है क्या, क्या जो अभी हमने पढ़ा बस वही है? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर बड़ी सारी चीजें हैं, अभी समझते हैं, ठीक है। अच्छा छोटे छोटे बच्चों देखो जरा आप लोग, ये एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया क्या नहीं बताया उसे जरा समझते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, उससे पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, मुझे एक बात बताना, ठीक है, एकदम एकदम जनरल एग्जांपल, सोचो आपकी आपकी लाइफ पे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, अभी समझते हैं। सपोज आपको ना, आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, आपको एक पॉकेट मनी मिलती है। सपोज आपको पॉकेट मनी मिलती है बच्चों 100 रुपीज मिलती है। कितनी रुपीज मिलती है? 100 रुपीज मिलती है। अच्छा एक बात बताओ, आपको थर्सडे को 100 रुपीज मिले, क्या फ्राइडे को पापा ज्यादा दे देंगे या मम्मी ज्यादा दे देंगी? ऐसा तो नहीं है। सेकेंड डे भी कितना मिलेगा? 100 ही मिलेगा, है ना। नहीं तो तुम बोलोगे पापा आज ज्यादा दे दो, तो बोलेंगे कल तो 100 दिया था। भाई किस बात का, इतना कौन सी महंगाई बढ़ रही है जो तेरे को 100 से बढ़ा दूं मैं? तो 100 ही देंगे ना। इतने शॉर्ट टर्म में कोई आपको ज्यादा पैसा नहीं चेंज करता है, राइट। अच्छा बच्चों, सपोज इनकम है 100 रुपीज, दो फेज में दिखा रहा हूं मैं, 2 डे में, ठीक है। आपको ना कोई चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा, और आप पता है आपको ना बस हर दिन वही चॉकलेट खाने का मन करता है। ये सपोज आप क्रिकेट खेलते हैं तो किसी को बॉल चाहिए हर दिन, ठीक है, तो उसको वही बॉल चाहिए डेली, ठीक है। ये बाकी सब तो हमारी फैमिली कर ही देती है, तो अपन लोग क्या पॉकेट मनी का यूज करेंगे? किसी बाहर वाले गुड्स पे करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? आप सुनो मेरी बात। तो 10 रुपए का सपोज चॉकलेट है, ठीक है, वो सस्ती वाली चॉकलेट है, बहुत पुराना टाइम है ये, बहुत पुराना टाइम। अब तो भाई 10 रुपए की तो मिलती नहीं है, ठीक है, वो तो बहुत छोटी सी मिलती है, तुम्हारे दांतों में अटक जाती होगी, मेरे को लगता है ऐसा, है ना। ये बहुत पुराना टाइम है जब 10 रुपए ना बहुत बड़ी बात होती है। सपोज हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं ना बच्चों, ठीक है। एक बात बताओ, इनकम क्या है? 100 रुपए है, 10 रुपए की चॉकलेट है या 10 रुपए की बॉल्स है। अरे वो प्लास्टिक वाली अपन नहीं खेलते थे छत पे, वो वाली, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको ना ये सारा का सारा पैसा ना इसी में खर्च कर देना है, क्योंकि पता है क्या दिक्कत होती है, घर लेके जाते हैं ना वो पैसे, तो मम्मी फिर ले लेती है वापस। तो हम क्या करेंगे, बोले सारा का सारा खर्च कर लेते, आज ही की आज ही सारी बॉल उड़ा देंगे, ठीक है, पंगा ही क्लियर। अब बताओ 100 रुपए इनकम है, 10 रुपए की एक बॉल है, कितनी क्वांटिटी आप बॉल खरीद सकते हैं? भाई 10 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, सही बात है। 10 into 10 is equals to 100, दिस इज क्लियर। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जब प्राइस उस बॉल का 20 रुपए हो गया, अरे बड़े बदमाश है यार दुकान वाले, ये देखो 20 रुपए कर दिए प्राइस, कितनी गलत बात है, इनकम पापा ने तो बढ़ाई नहीं। एक बात बताओ, 20 रुपए की प्राइस हो गया, क्वांटिटी क्या होगी बताओ ना, 100 रुपीज ही इनकम है, तो भाई उतना ही पैसा है ना, तो 5 खरीदेंगे ना। मुझे तो ऐसा लगता है सारे बच्चों को ये बात तो खुद ही समझ में आ गई, है ना। बोले सर ये तो बहुत ईजी हो गई बात, ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ 5 खरीदेंगे। अब सुनो मेरी बात, एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया या क्या किया? एल्फ्रेड मार्शल ने ना ये जो बॉक्स है ना, बस ये वाला पार्ट, ये बॉक्स के बारे में बताया। सर ये बॉक्स क्या है? ये बेटा बॉक्स जो है वो लॉ ऑफ डिमांड है। नहीं, डेफिनेशन में ये नहीं लिखना है, ये तो बस एग्जाम्पलीफाई करने के लिए अपन लोग लिख रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो मैं लिखवाऊंगा तुम्हें, ठीक है जी। ये क्या है बच्चों? लॉ ऑफ डिमांड का बॉक्स है। अच्छा जी, लॉ ऑफ डिमांड का बॉक्स है, चलो समझते हैं जरा इसको। हाँ क्या बोल दिया इसने? अच्छा है तो लॉजिकल, वैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, सही बात है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है बेटा? डिमांड की लॉ है, जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे ना अपन लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ते थे अपन लोग, तो वैसे डिमांड की लॉ इन्होंने बताई। क्या बताई? इन्होंने बताई लॉ ऑफ डिमांड, लिखो जरा। इट स्टेट्स दैट लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट
देयर इज एन इनवर्स। बच्चों इनवर्स का मतलब उल्टा। इनवर्स की जगह अगर आप नेगेटिव लिखना चाहते हो तो नेगेटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव का मतलब भी उल्टा। नेगेटिव का मन नहीं है, ऑपोजिट लिखना है तो ऑपोजिट भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी उल्टा। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स नेगेटिव ऑपोजिट रिलेशनशिप between price and क्वांटिटी डिमांड। बच्चे क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? यही डिमांड जो कर रहे हैं ना अपन लोग, उसकी क्वांटिटी। जैसे ये है ना 10 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी, इसी को क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स ऑब्लिक नेगेटिव ऑब्लिक ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। बिल्कुल सही बात है। ये देखो प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, है ना? क्लियर है? अच्छा सोचो, आपको ऐसे रटना पड़ेगा कि एग्जांपल आप खुद से नहीं बना सकते कोई भी एग्जांपल। एक ऐसा एग्जांपल बना लिया अपन ने, तो जैसे प्राइस 10 से 12 रुपए कर दिए, अपने मन से कुछ भी बोल लो, सर पहले मैं 10 यूज करता था अब 8 यूज करने लगा। इनकम इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने यूज किया था। ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। आपको बस जब भी लॉ ऑफ डिमांड बनाना है, कितना बनाना है? ये वाला बॉक्स बनाना है। आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखो जरा ध्यान से बच्चों, ये भी देखना जरा एग्जांपल। जैसे ना प्राइस 20 रुपए से 10 रुपए, ओ माय गॉड ये तो सस्ती हो गई चीज। ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो एकदम झूठी बात है। चलो मान लेते हैं, हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है फिर कम भी हो जाता है, होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो प्राइस कम होगा तो आप सपोज पहले ना 100 यूनिट खरीदते थे, तो प्राइस कम हो गया तो बच्चों कितना खरीदोगे? कम खरीदेंगे सर। कुछ भी बोलो ना अपने मन से, कुछ भी कम। कितना कम? 80 लिख दूं? 80 लिख दूं? 80। 50 भी लिख सकता हूं, कुछ भी। ठीक है। हम लोगों को बस क्या फॉलो करना है? लॉजिक को फॉलो करना है। लॉजिक क्या है कि जब कोई चीज महंगी होती है तो कंज्यूमर प्रेफर करता है कम खरीदने का। क्यों? क्योंकि इनकम तो बेचारे के पास लिमिटेड ही है, मेरे पास रिसोर्स तो लिमिटेड ही है ना, क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि यही बॉक्स बनाना है, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, खुद से बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया ना कंसेप्ट? ये किसने कंसेप्ट बनाया था? एल्फ्रेड मार्शल ने। क्योंकि अभी अल्टीमेटली एल्फ्रेड मार्शल इसका ग्राफ भी बनवाएगा हमसे। ठीक है बच्चों, इसका ग्राफ भी बनवाएगा। अभी ग्राफ बनाने पे आ रहे हैं, रुको तो मेरी बात पहले सुनो। अब मैं ना तुमसे एक बहुत सीक्रेट वाली बात करने वाला, बहुत सीक्रेट वाली बात। ठीक है, वो बात ये है कि अगर लॉ ऑफ डिमांड का ये डेफिनेशन सिर्फ होता तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। क्यों भाई? डिमांड बढ़ना था, समझ गए तुम लोग? बोलो हाँ समझ गए सर, हो गया काम खत्म। इतना बड़ा चैप्टर क्यों है? सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या बोला? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहती है स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स नेगेटिव ऑपोजिट। आपको कोई भी एक चीज लिखनी, तीनों चीज मत लिख के आना भाई। कभी कभी ना ओवर राइटिंग में ना मार्क्स कट जाते हैं, पता है? मेरे ओवर राइटिंग में मार्क्स कट जाते हैं, मैं शो ऑफ करने लग जाता था। ये अपन को नहीं करना। ठीक है, जो मैंने गलती करी वो मैं आपसे नहीं करवाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसा नहीं करना कि सर हमको ना इकोनॉमिक्स आपने ऐसी बता दी कि अपन को इतने एग्जाम्पल बताए, मैं तो बस अब पूरी बुक लिखने वाला हूं। बेटा एग्जाम सेंटर में ऐसा मत करना, उसके मैं आपको बताता रहूंगा 6 मार्क्स में कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, पता क्या होता है, स्कूल में तो टीचर आपसे बहुत प्यार करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखोगे तो टीचर बहुत अच्छे से प्यार करेंगे तुमको। सही बात है, ठीक है। लेकिन बोर्ड में तो प्यार नहीं करते ना, वो इरिटेट हो जाते हैं भाई। वो बोलते हैं अरे इतना इतना लिखा हुआ है, मेरे को शो ऑफ कर रहा है क्या? लोग जैसे मार्क्स ही काट लेता हूं मैं, उनका टाइम वेस्ट कर दिया अपन ने, है ना? ऐसा नहीं करने का। अच्छा सुनो ना, states that there is an inverse negative opposite relationship between price and quantity demand। अगर इतना होता तो चैप्टर अभी खत्म हो जाता। यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से। ठीक है बेटा, मैं कलर चेंज करके जानबूझकर लाइन लिख रहा हूं कि तुमको ध्यान रहे। ठीक है, तुमको एग्जाम में मत कर देना कलर चेंज। कीपिंग अदर फैक्टर्स constant, keeping other factors constant। ये देखो, ठीक है जी, ये भी लाइन लिखनी है। अब तुम बोल रहे हो कि सर ये कौन सी लाइन है, ये तो समझ ही नहीं आ रही। समझाऊंगा ना मैं। ये लाइन है ना, ये लाइन,
यही पूरे चैप्टर को महाभारत बना देती है। यही जो लाइन है ना, ये लाइन जो है ना, ये चैप्टर को पूरा खींचेगी। अभी देखना, बहुत आगे तक खींचने वाली है। ठीक है बच्चों, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट क्या होगा अभी बता रहा हूं, तुम चिंता ना करो। ठीक है, अभी यहां तक समझ में आया? मैं एकदम इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम चिंता ना करो। ठीक है, पहले जल्दी से ना अपन लोग जो एल्फ्रेड मार्शल ने ग्राफ बनाया है ना, वो बना लेते हैं। ठीक है, फिर मैं समझाऊंगा तुमको। अभी ये लाइन पूरी लिख ली, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, डिमांड कर्व बना रहे हैं, डिमांड कर्व। ठीक है, क्या बना रहे हैं? डिमांड कर्व। आज का दिन वो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। जिस दिन क्या होता है बच्चों, क्या होता है? जिस दिन तुम्हें इकोनॉमिक्स का सीड्स मिल रहा है। सीड समझते हो? सीड, कोई फल फ्रूट्स निकालने के पहले सीड्स लगाते हैं अपन लोग, ये वही सीड है। अब तुम, अगर तुम सपोज मुझसे पढ़ रहे हो, किसी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, ये वाले फैकल्टी को तुम नहीं भूल सकते, क्योंकि अगर तुम फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक्स में गेम खेलते हो, मतलब डीयू में जाके, देन उसके बाद इकोनॉमिस्ट बनते हो, तो तुमको ये ध्यान आएगा कि ये था बेसिक, ये था गेम जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। वो डिमांड का कर्व जो सर ने जिस दिन बताया था हमको। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, बहुत डरा देते हैं पता नहीं क्यों। ठीक है, अब एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने इस डिमांड कर्व को कैसे बताया, जरा देखते हैं। उन्होंने कहा y एक्सिस में रखना प्राइस को। ठीक है जी, रख लेंगे। ठीक है, और x एक्सिस में रखना, ये x एक्सिस होती है ना बच्चों, ये y एक्सिस होती है ना, ये x एक्सिस में रखो क्वांटिटी डिमांड। क्या रखना है? क्या रखना है? क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, रख दिया, फिट, सब कुछ ठीक। अब मेरी बात तो सुनो, अपन ने y एक्सिस में रख दिया, अपन ने x एक्सिस में रख दिया। ठीक है, अब सुनना, अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था ना, तुमने भी लिखा के कॉपी में, खुद भी बना सकते हैं कोई भी एग्जांपल। उस एग्जांपल को जरा प्लॉट करके देखे। एग्जांपल के ना 10 से 20 प्राइस हो गया था और क्वांटिटी कितनी हुई थी? 100 रुपए इनकम रखी थी ना, 10 से 5 है ना, ये वाले इसी, ये जो है ना, ये अपन ने लिखा, इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, करें बच्चों? एक बात बताओ, प्राइस क्या है? सब इधर इधर देखो, इधर प्राइस कितना है? 10। बच्चे प्राइस की लाइन किस साइड है? वाई एक्सिस में है। तो सपोज अपन लोग मान लेते हैं 10 रुपए इधर होगा, ऐसे गिन के नहीं मानने की जरूरत है, मैथमेटिक्स थोड़ी नहीं एकदम एकदम ऐसे बाहर है ना, स्केलिंग नहीं करनी है अपन को। ठीक है बच्चों, क्वांटिटी कितनी है? 10 है सर। देखो देखो देखो, 10 है क्वांटिटी। ठीक है, अब मेरी बात समझना यार, प्राइस अगर तुम 20 को 100 करने की कोशिश करोगे, प्राइस मैक्सिमम 20 तक जा रहा है तो इसके ऊपर ही जाएगा ना, यहां लिख दूं। और क्वांटिटी 5 है बच्चों, तो 10 से इधर आएगी और वो हो जाएगी 5। मैं सही तो कर रहा हूं? पक्का ना? देख लो, क्वांटिटी देखो कम, देखो बढ़ती इधर है ना, और प्राइस भी इधर ही बढ़ेगा ना, ऊपर के साइड, तो ठीक ही है। अब जरा इसको ना नोट करते हैं कि प्राइस जब 10 था तो क्वांटिटी कितनी थी? बोलो ना, बोलो ना। प्राइस 10 था तो क्वांटिटी कितनी थी? 10 थी। अच्छा, मतलब ये जो प्राइस था ना, और ये क्वांटिटी इस टाइम पे बढ़ रही थी। ठीक है बच्चों, जब प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई? 5 हो गई, क्योंकि वो गुड्स जो था वो महंगा हो गया। तो प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी 5 हो गई। यहां तक ठीक है बच्चों? यहां तक समझ में आया? प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी कम हो गई। क्लियर है? ऐसा तो होना ही था। इन दो पॉइंट को देखो, मैं फिर से कलर चेंज कर रहा हूं। अरे एग्जाम में मत करना कलर चेंज, बस तुमको समझाने के लिए। ये जो दो पॉइंट है ना, इसको अपन को स्ट्रेट लाइन में खींचना है। ठीक है, ये देखो हमने खींच दिया इधर से, डन। इसी को तो कहते हैं, इसी को तो कहते हैं डिमांड कर्व। क्या कहते हैं? डिमांड कर्व। इसी को तो कहते हैं डिमांड कर्व। बस इतनी सी बात थी। क्लियर है? एल्फ्रेड मार्शल ने कौन सा डिमांड कर दिया था? यही वाला डिमांड कर दिया था। ध्यान रखेंगे ना आप? अब एमसीक्यू में कोई पूछेगा डिमांड कर किसने दिया, तो याद ही हो चुका है भाई, है ना बेटा? डिमांड कर क्या बताता है, जरा बात करें। डिमांड कर बताता है एक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कैसा रिलेशनशिप? कैसा रिलेशनशिप बच्चों? नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर पूछेगा ना डिमांड कर क्या बताता है, तो डिमांड कर बताता है नेगेटिव रिलेशनशिप। क्या बताता है? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही कहता है इनडायरेक्टली, राइट?
डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है बच्चों? बच्चों स्लोप का मतलब क्या होता है पता है? सीढ़ियां चढ़ते हो है ना, तो उसको स्लोप बोलते हैं ना। अच्छा पहाड़ चढ़ते हो ना, पहाड़ चढ़ते हो तो ऐसा लगता है ना बड़ा एफर्ट करना पड़ता है ना। तो देखो स्लोप का मतलब ये होता है चढ़ाव और ढलान, फ्लैटरनेस और स्टीपरनेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको अपन लोग इलास्टिसिटी में बहुत सारा पढ़ेंगे, पता है तुमको? बहुत सारा पढ़ेंगे, बहुत सारा इलास्टिसिटी में ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सुन लो स्लोप क्या है, ये है ना, ये स्लोप। बेटा स्लोप कैसा है? स्लोप है, बताओ ना कैसा है स्लोप, कैसा लग रहा है बेटा? इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। ये भी पूछा जाएगा डिमांड करके स्लोप कैसा होता है? यूजुअली कैसा होता है? नेगेटिव होता है। यूजुअली कैसा होता है? नेगेटिव होता है। देखा ना सर, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा? नेगेटिव का मतलब ग्राफिकली ये होता है कि अगर एक चीज सपोज एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाए, उल्टा रिलेशनशिप चले, तो स्लोप भी नेगेटिव ही शो करेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? स्लोप क्या होता है? नेगेटिव, यूजुअली होता है। मैंने क्यों बोला यूजुअली? क्योंकि अभी अपन लोग ना आने वाली क्लास में चैप्टर को और भी जब विस्तार पूर्वक करेंगे ना, तो कुछ कुछ डिमांड कर्व ऐसे नहीं भी होंगे, पॉजिटिव भी हो जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्शंस है हमारे पास, हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस को आगे, लेकिन अभी सब कुछ बता दूंगा तो फिर क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, छोटी क्लास में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, राइट, फिर मैथ्स में 1 2 3 उसी दिन टेबल पढ़ा देता, समझ में आ जाता? नहीं समझ में आता ना। तो वैसे ही अपन लोगों को अभी धीरे धीरे समझना है। इनफैक्ट जो फ्यूचर में होने वाला है ना, जब तुम पढ़ लोगे ना तो तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सर ने ना उस दिन वो चीज क्यों नहीं बताई थी। अभी फ्लो में कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों को ना कभी घबराना नहीं है, आपने ऐसा सुनते हैं ना अपन लोग, आपने घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बताओ अभी तक डिमांड में क्या क्या पढ़ा अपन ने? डिमांड का डेफिनेशन पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी, डिमांड का ग्राफ पढ़ा, सही बात है। डिमांड का स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। सर यहां तक तो पढ़ लिया, कुछ चीज मिस हो गई यार, नहीं हुई? कुछ तो मिस हो गया। नहीं नहीं नहीं, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है वो मिस नहीं हुआ, कुछ और मिस हो गया। मैंने वहां पे लॉ ऑफ डिमांड में एक लाइन लिखी थी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, याद आया? तुम्हारे अंदर में वो जिज्ञासा, एंजाइटी है ना, एक्साइटमेंट नहीं है कि वो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का क्या मामला है भाई साहब? समझे हम? इस चैप्टर को आगे बढ़ाए? चलो ठीक है जी, अब समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि जो सर ने एग्जाम्पल बताया है ना वही वाला एग्जाम्पल प्लॉट करेंगे। आपको जो एग्जाम्पल अच्छा लगता है ना वो एग्जाम्पल को प्लॉट कर लेना, ठीक है जी। समझ में आ गई मेरी बात? जब भी कोई एग्जाम्पल आपको अच्छा लगेगा ना बच्चों, उसको आप लोग प्लॉट कर लेना। कभी नहीं सोचना ऐसा कि सर ने ये बताया तो यही करेंगे। आप कुछ भी एग्जाम्पल प्लॉट करते डिमांड का नेगेटिव ही बनता। आप सपोज एग्जाम्पल प्लॉट भी नहीं करते, ऐसे ही नॉर्मली अपन बात करेंगे, अगर इधर प्राइस है, इधर क्वांटिटी डिमांड है, एक सर्टेन प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बिक रही होगी, प्राइस कम होगा, सपोज प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी बढ़ेगी। उल्टा भी सोच सकते हैं अपन लोग। आप एक बात बताओ, जब प्राइस बढ़ता है, जैसे प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो गई, इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो गई। यही प्राइस इस पॉइंट से प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं? क्लियर है? लेकिन एक मिनट समझना, अगर मैं इसे भी लेता ना, ये वाला केस भी देखो, पहले इतना प्राइस था, इतनी क्वांटिटी, मैंने देखो प्राइस कम किया, क्वांटिटी बढ़ गई, तो भी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही कर मिलेगा, ठीक है। आज कॉपी में अच्छे से कर लेना, ऐसा ना ऐसे करके टिक, यहाँ पे टेंजेंट होते हुए जाना चाहिए। क्या? टेंजेंट होते हुए जाना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। टेंजेंट का मतलब समझ गया ना बेटा? टेंजेंट का मतलब जब कोई पहले से ग्राफ कोई टर्म चल रहा है, ठीक है, जैसे जैसे देखो ये इस पे टेंजेंट है ना, ये वाला ग्राफ इस पे टेंजेंट है ना, इस लाइन पे, इसको टेंजेंसी समझ गए ना, वो वहां से टच होके निकलना चाहिए, आराम से लाई होके निकल रहा है, ठीक है बेटा। ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि अपन लोग इको ऑनर्स वगैरह में करेंगे ना तो मैथ्स वगैरह भी आता है इसके अंदर, तो टेंजेंसी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैथ्स वगैरह, ठीक है। मैथ्स इज इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। लेकिन 11 12 में मैथ्स ना इतना ज्यादा नहीं होता, उसके बाद जरूर होता है। तो बहुत लोगों को मैथ्स से दिक्कत होती है ना, तो इको ऑनर्स नहीं करना चाहिए, फिर उनको नहीं समझ में आएगा। और मैथ्स होना मस्ट भी है, डीयू तो लेता ही नहीं ऐसे, मैथ्स होना तो मस्ट है आपके 11 12 में, सही बात है। दूसरी बात, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, मैं तुमसे ये कह रहा हूं, मैं इको पढ़ाता हूं ना, ठीक है, मैं मैथ्स भी कभी कभी पढ़ाता हूं, क्योंकि इको ऑनर्स हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें मैथ्स भी होता है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स को जब कंबाइन करते हैं ना, वो मैथ्स अब है ही नहीं जो तुम सोच रहे हो, 10th वाला मैथ्स, 9th वाला मैथ्स, सर कहां इंटरेस्टिंग था ये, वो चीज नहीं है अब बदल चुकी है। मतलब मैं एक बात बोलूं तुमको, अगर इकोनॉमिक्स और मैथ्स कोई पढ़ा रहा है और अगर तुम
यॉर्निंग कर रहे हो, सो रहे हो, या तुमको बोरिंग लग रहा है, या तुमको उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा, तो उसका मतलब वो टीचर नहीं पढ़ा रहा है। अगर मेरी क्लास में भी ऐसा हो तो मेरे को बताओ, मैं पढ़ाना छोड़ देता हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ऐसा मत करना कि सर मैं तो रात भर 12 घंटे जाग के बैठा था, देखो मैं योनिंग करने लगा ना, अब आप छोड़ो टीचिंग, ये तो गंदी बात होगी भाई साहब, है ना। चलो जी, तो ये देखा ना आपने, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ी, तो भी डिमांड का नेगेटिव बना, आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। और एग्जाम पे तो मतलब जो आप लोग डिमांड कर बनाते हैं ना, तो ऐसे एग्जाम्पल लिखने की भी जरूरत नहीं होती कि प्राइस 10 से 20 हुआ, क्वांटिटी कम हुई, या प्लॉट करो। आपको एक रफ डायग्राम बनाना होता है। वो क्वेश्चन जो प्लॉटिंग वाला है ना, वो कब करते हैं पता है, जब सीधे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, स्टेट लॉ ऑफ डिमांड, ये टॉपिक आएगा ना जब अपना स्टेट लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जब आएगा, ठीक है, तब अपन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, लॉ ऑफ डिमांड के टाइम में, ठीक है। कितने मार्क्स का आता है यूजुअली? 3 मार्क्स का आता है। तो अगर सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे तो काम नहीं चलेगा। डेफिनेशन प्लस ग्राफ प्लस जो स्केड्यूल बताया था ना मैंने, क्या बोलते हैं? स्केड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्केड्यूल। टेबल नहीं बोला, अच्छा नहीं लगता है। और शेड्यूल मत बोलना, शेड्यूल नहीं बोला जाता है। शेड्यूल तो कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ऐसे बोलते हैं हम लोग इंडिया में, है ना। इकोनॉमिक्स में ना यूजुअली अपन लोग स्केड्यूल बोलते हैं, स्केड्यूल, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश यूज करते हैं ना, इकोनॉमिक्स की बाहर की करते हैं, राइट। इकोनॉमिक्स तो बाहर चलती है, अमेरिका में और बेसिकली लंदन के साइड में चलती है ना। तो वहां पे ज्यादा स्केड्यूल बोला जाता है, नॉट शेड्यूल। ये बात ध्यान रखना। तो टेबल जो बनाया था ना आपने, प्राइस बढ़ गया, वो उसको टेबल मत बोलो, उसको स्केड्यूल बोलो। स्केड्यूल हल्का सा का होता है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब उसी बात पे आ जाते हैं। एक टर्म लिखा था मैंने, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इस पे चर्चा करते हैं, आओ। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मैं ना बेटा ऐसे ही पढ़ाता हूं। मैं ना चीजों को रोकता हूं, फिर तोड़ता हूं, फिर बच्चों के अंदर का पेशेंस चेक करता हूं, उनको थोड़ा सा एंजाइटी देता हूं, उसके अंदर छुपा हुआ क्या है कि जो सर बार बार ऐसा कह रहे हैं, और उसके बाद उनको समझाता हूं, सो दैट वो अगर कभी किसी को पढ़ाए ना इन फ्यूचर, मेरा मन है ना तुम पढ़ाओ भी आगे जाके। ऐसे तो नहीं भाई सिर्फ खुद पढ़ना है, खुद पढ़ के छोड़ दो, है ना। ऐसा है ना कि अगर तुम फ्यूचर आप कुछ पढ़ाओ किसी को, तो बहुत ही बढ़िया से पढ़ा पाओ, और तुम समझाओ उनको भी ऐसे ही, है ना। बेटा कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट वहां पे लिखा था, कहां पे लिखा था? लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप या ऑपोजिट रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांट डिमांड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। डिफिनेशन याद हो जाना चाहिए अभी तक तो। फिर से बोलूं, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांट डिमांड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बेटा मैं पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तुम मेरे से 11th-12th में, या उसके आगे भी, तुम ये नहीं देखोगे कि सर ने ना बुक से कहीं पे लिख के देख रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बेटा याद हो जाता है, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है 11th-12th का, आगे की भी चीजें याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ले लोगे ना, तो फिर तो याद होना ही है यार, फिर सोचने की बात ही नहीं है। अभी बैठ के मार्केट में घूम रहे होगे तुम लोग, तुम सोच रहे होगे अच्छा ये बिस्किट का प्राइस बढ़ा, मैं कम खरीदूं। चीजें इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है ना भाई साहब, रियल लाइफ एप्लीकेशन है, तो याद तो होना ही चाहिए, ठीक है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बेटा इसको ना एक और टर्म बोला जाता है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसको बोलते हैं सेट्रस पेरिबस, ठीक है। ये भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इस सिंगल ये है ना। तो कभी ये पूछते हैं कि सेट्रस पेरिबस इज आल्सो नोन एज कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। यूजुअली सीए वाले फाउंडेशन की जो एग्जाम होती है ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो बोलो, बढ़े आगे। चलो जी, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब सर ये कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का माजरा क्या है यहाँ पे, ये तो जरा बताओ। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट आप बोल रहे बड़े इंपॉर्टेंस दो, बड़ी इंपॉर्टेंस दो, ऐसा क्या है कि इतनी इंपॉर्टेंस देनी अपन को है? कुछ कुछ तो है, ठीक है। क्या है याद करो, जब मैंने तुमको एग्जांपल सबसे पहले जो दिया था, तो यहाँ पे इनकम लिखी थी। क्या इनकम को मैंने कांस्टेंट रखा था? कांस्टेंट समझते हो क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स्ड, जो चीज फिक्स हो चुकी है। वेरिएबल मतलब जो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इनकम को फिक्स रखा था अपन ने, ठीक है। तो यही तो लाइन में कहना चाह रहा हूं कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स करता है कि प्राइस बढ़ेगा या प्राइस घटेगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट मतलब इनकम जो होगी कांस्टेंट होगी। इतनी सी तो बात थी, कांस्टेंट रखी थी ना मैंने।
तो तुम बोल रहे होगे सर ये क्या बता दिया, ये तो हमको वैसे ही समझ में आ गया था, आपने बोला पूरा चैप्टर ही खींचेंगे अपन इसमें। नहीं, बात इतनी सी नहीं है। इनकम ही सिर्फ कांस्टेंट नहीं होगी, बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है, बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है। अगर वो चीजों को कांस्टेंट नहीं रखोगे, अगर उन सब चीजों को फिक्स नहीं रखोगे, सुन लो ना मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर उन सब चीजों को कांस्टेंट नहीं रखोगे, उन सब चीजों को फिक्स नहीं रखोगे थोड़ी देर के लिए, तो आप ये लॉ ऑफ डिमांड का कभी भी रिलेशनशिप नहीं बता पाओगे। ये 5 लिखा है मैंने, नहीं क्वांटिटी कितनी हुई थी भाई, ये 10 है, ये 10 था और ये 5 था, ठीक है ना, वो वही वाला एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। कहीं बोल दो कि सर आप पता नहीं क्या लिखने लगे। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि लॉ ऑफ डिमांड जब हम पढ़ते हैं ना, तो प्राइस और क्वांटिटी के साथ तो खेल रहे हैं, बाकी सब चीजों के साथ नहीं खेलना। आग है वो आग, ठीक है, उस पे चैप्टर आगे बढ़ गया है, जैसे ही इनकम, राइट, और भी चीजें पढ़ने वाले हैं हम, चिंता ना करो, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। मतलब सोशल साइंस का सबसे इंटरेस्टिंग, अगर सपोज किसी ने पहली बार ये क्लासेस पढ़ रहे हैं, पहले एसएसटी का पार्ट होता है ना इकोनॉमिक्स, तुम ये बोल दोगे सर इससे इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक सोशल साइंस का होता ही नहीं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा, तो ये अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते क्यों है, जरा सोचो, क्या 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 ऐसा हुआ होगा कि अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रख रहे होंगे। तुम बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, मेरे को ये बात पता है, तुम ये सोच सकते हो, अगर मैं तुमको समझाऊंगा ना तुम सब कुछ समझ सकते हो। अगर सोचो इनकम, मैं ऐसा बोल दूं कि प्राइस कोई चीज महंगी हुई है, ठीक है, और तुम मेरे को फिर आगे बोल रहे हो महंगी हो गई, ओहो सर पता है मेरे ना घर पे अचानक से ना सोना मिल गया, सोना गोल्ड, और हम लोग बहुत अमीर हो गए, तो जो सर महंगाई हुई ना हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे। पॉइंट इज क्लियर, सर ये चीज ना बड़ी महंगी हो गई है, लेकिन हमारे पास तो बहुत पैसे हो गए फिर, ठीक है, पैसे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, तो फिर तो सर मैं क्वांटिटी कम क्यों खरीदूंगा या क्यों खरीदूंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फिर तो मेरा लॉ ऑफ डिमांड कोई बन ही नहीं पाएगा, है ना, तो फिर तो मैं कोई थ्योरी तुमको सिखा ही नहीं पाऊंगा। पर आपको थोड़ी देर के लिए कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेगी। एजम्पशन समझते हो, कोई चीज को मान के चलना पड़ेगा कि ऐसा होता है। अब तुम बोलोगे सर नेसेसरी ऐसा होता है, नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं बच्चे लोग कि ये जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं थोड़ी शॉर्ट रन की पढ़ रहे हैं अपन लोग, शॉर्ट रन मतलब कुछ टाइम पीरियड की, तो कुछ टाइम पीरियड में इनकम नहीं बढ़ेगी, ये मान के चल रहे हैं, लेकिन बढ़ जाएगा कुछ ऐसा केसेस, तो फिर क्या क्या होगा वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी समझे कि और बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा नहीं, और बहुत सारी चीजें क्या क्या है वो तो मसाला भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनकम से समझ में आ गया ना, जो मैंने लिखा था, जानबूझकर मैंने इनकम लिखा था, पता है यहाँ पे मैंने इनकम ये जानबूझकर लिखा है, मैंने इसलिए इनकम लिखा है जानबूझकर यहाँ पे कि तुम्हारे ना दिमाग में हो कि मैं ये दिखा पाऊं बाद में जाके, देखो ये देखो फिक्स है ना, समझे। अब सोचो मैं एक और एग्जांपल दूं, प्राइस बढ़ गया, कोई चीज का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन वो अगर कोई चीज इतनी मजबूरी वाले से मेडिसिन, तो उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हो, और घर पे सबको फ्लू हो गया, कोविड चल रहा था, वैक्सीन लगाई वो अलग बात है, लेकिन अपन लोगों को मेडिसिन और मल्टीविटामिन वगैरह चाहिए थी, उस टाइम बड़ी क्राइसिस हुई थी मार्केट में। अगर प्राइस बढ़ जाता तो क्या करते, नहीं खरीदते भाई, खरीदना ही पड़ता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, कारण को क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टर्स बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो कि प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड को कम नहीं होने देंगे, या प्राइस कम होने पे भी डिमांड को नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, वो जो फैक्टर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, क्या बोला था, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वो वही सब फैक्टर्स है। पढ़ना चाहोगे वो फैक्टर्स, क्यों नहीं पढ़ोगे भाई, पढ़ना पड़ेगा, मार्क्स नहीं चाहिए क्या। चलो 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 वो फैक्टर्स पढ़ते हैं अब, उसी में तो पूरा टॉपिक है। मेरे को बस ये था कि मेरे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं, उनको ये बात पता हो कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तुमको ये चीज क्लियर हो, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तुमको पता होगी हम टॉपिक इसीलिए पढ़े, कॉन्टिन्यूएशन, भाई कॉन्टिन्यूएशन चाहिए अपन को, कॉन्टिन्यूएशन। देखो एक चीज बताता हूं, टॉपिक में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पढ़ाई में हर दिन कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, हर दिन पढ़ना चाहिए। मैं तुमको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम मेरी एक बात सुन लो, मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात एक सुन लो बस, क्योंकि यार मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ना जब 11th 12th में,
तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे तुमको बता रहा हूं, मैंने देखा होते हुए ऐसी कोई चीज। तुम थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाना, मतलब जब लेक्चर देख रहे हो तो आज एक देखे तो कल एक देखना ही। मैं तो पता कैसा था कि एक पढ़ा फिर दूसरा भी उस दिन, क्योंकि इंटरेस्ट आ जाता था आगे क्या है आगे क्या है, बस इंटरेस्ट। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसने इतनी अच्छी अच्छी चीजों में नहीं आ रहा है तो पढ़ाई छोड़ दो, स्पोर्ट्स में जाओ, म्यूजिक में जाओ, बहुत सारी चीजें बच्चों, जबरदस्ती मत करो। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करने वाले अच्छे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अब स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकते हैं और भी आगे जा सकते हैं, है ना, लेकिन पढ़ाई भी करो तो कुछ बड़ा करो, मेरा ये कहने का मन है। लेकिन बड़ा करने के लिए क्या चाहिए, इंटरेस्ट। बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती है, सिविल सर्विसेज की होती है, सुना है ना आपने, यूपीएससी की होती है। लोगों के पास इंटरेस्ट होता है ना, इसलिए पढ़ पाते हैं, नहीं तो भाग जाए बुक्स को देख के। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तुमको क्या सोचना है, मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूं तुम्हारे साथ, तुम बोलोगे सर हमको ये बात पता है, आप मेरे को क्या बताने आ रहे हो। नहीं, घर पे भी शांति दिमाग से सोचना, सर ने कुछ कहा है। इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। हर क्लास में याद दिलाऊंगा तुम लोगों को, तुम देखना, इंटरेस्ट लेने की कोशिश करो। और ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, और मैं बना रहा हूं ना, कोशिश तो कर रहा हूं ना बनाने की उसको इंटरेस्टिंग, ठीक है। एक फैक्टर हो गया इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। दूसरा हो गया परसिस्टेंट। परसिस्टेंस का मतलब होता है रेगुलर रहेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट आ गया इंटरेस्ट, अब भागते हैं सर, कोई बात नहीं, उठ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है सर अब तो समझ में आने लगी ये चीज। नहीं, परसिस्टेंस रहेंगे, हर दिन पढ़ेंगे हर दिन पढ़ेंगे हर दिन पढ़ेंगे, ठीक है। परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट, परसिस्टेंसी, ठीक है, एंड पेशेंस। पेशेंस, रिजल्ट के लिए पेशेंस रखना। क्योंकि अभी तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो मेरे से, लॉ ऑफ डिमांड के बाद, ये इससे तुम्हारे 6 मार्क्स एग्जाम में आने ही आने हैं। अब तुम बोलोगे सर अभी दिख जाए अभी दिख जाए, कुछ अभी नहीं दिखता, एग्जाम तक का वेट करो। उस आग में और घी डालते जाओ, और इकोनॉमिक्स पढ़ पढ़ के उसके अंदर घी डालो, और एग्जाम आए ना फाड़ के रख दो बुरी तरीके से, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ठीक है। अपन एक जनरेशन के हैं, ऐसे समझना है तुमको, तुम्हारे जो टीचर है मैं, अपन एक जनरेशन के हैं, हम बहुत गजब का काम कर सकते हैं, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना, मैंने ऐसा ही किया है, ठीक है। आज तुम्हारे सामने पढ़ा भी रहा हूं ना मैं, ठीक है। भले कुछ नहीं हूं मैं लिटरली, लेकिन ठीक है, मार्क्स ठीक ठाक आ गए थे मेरे भी यार, है ना। तो तुम बहुत प्यारे बच्चों, अभी तुम चीजों को सीख रहे हो। अभी बेटा ये जो टाइम है ना, ये एकदम ट्रांजिशन का टाइम है। ट्रांजिशन मतलब लाइफ चेंज होती है। मैं नहीं चाहता तुम कुछ भी खराब करो, हर सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ो, सिर्फ इकोनॉमिक्स को नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन मैं लिटरली तुमको बच्चों ये कह रहा हूं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बच्चों तुम ना एक बार मेरी बात ध्यान से रखो कि इकोनॉमिक्स को इस तरीके से पढ़ना। ये अगर 3 चीज को किया ना तुमने, तुमको साल भर नहीं लगेगा। वो गलत फहमियां हैं कि साल भर पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। 3 महीने, 3 महीने में तुम 11th की इकोनॉमिक्स के चैंपियन बन जाओगे, चैंपियन, और उससे बाहर की भी चीजें, ठीक है। सिमिलरली 12th में भी ऐसा ही होता है, 3 महीने लगेंगे, 3 महीने। कंसिस्टेंसी परसिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट। तो 3 महीने में काम हो जाएगा, नहीं तो पढ़ते रहो साल भर, इसको बोरिंग बना लो। बच्चों ध्यान रखना, मैं इसी फोकस करके पढ़ा रहा हूं कि तुम लोग इंटरेस्ट लोगे और तुम लोग कुछ करने वाले हो, इस बार कुछ गजब का करने वाले हो। लिटरली देख लेना, तुम स्कूल में गजब का कर दोगे, मतलब टीचर दंग हो जाएंगे, बोले कुछ भी पूछते कुछ आंसर कर देते एकदम आराम से, है ना। ये चाहिए ना, अपन को चाहिए इज्जत, बोलते हैं ना, तुमको नहीं चाहिए इज्जत, इज्जत चाहिए ना। अरे एकदम क्लास में सब लोग देख रहे हैं, ओहो हो भाई साहब ये आ गया टॉपर है, अपने लोग तो टॉपर बनेंगे, ठीक है। चलो जी, अभी टॉपर बनने के चक्कर में दूसरों को वीडियो शेयर नहीं करेंगे, है ना। ऐसा मत करना प्लीज भाई। बोलेगे सर मेरे को पढ़ना अच्छा दूसरों को क्यों दिखाऊं मैं, नहीं तो फिर वो भी टॉपर बन जाएगा। आपके से डिटेलिंग की चीजें पता चल जाएगी, डेप्थ चीजें पता चल जाएगी। ना ना ना, सबको बताना है, मेरा भी थोड़ा भला कर दे भाई, है मेरे को एकदम, मैं थोड़ा फेमस करो मेरे को भी यार, ऐसे गंदी गंदी बातें नहीं करने की, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम लोग अगला टॉपिक करें, वो 6 मार्क्स वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का राज खोल डालते हैं, ठीक है बच्चे। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। टॉपिक का नाम क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स, बेटा फैक्टर्स क्या होते हैं, कारण, कारण कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट जो बोल रहे थे ना, वही वाला फैक्टर, ठीक है। उस टाइम कांस्टेंट था ना, अब इनको फ्री कर देते, अब इनको आजाद कर दे, अब इनको देखो आजाद करिए क्या क्या होगा, अभी देखना पूरा एकदम हिल जाएगा सब कुछ, एकदम मामला हिलने वाला है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, किसी किसी बुक में ना, किसी किसी बुक में क्या, मोस्टली बुक में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड नहीं लिखते हैं, वो लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी लिखते हैं, ठीक है। वीके ओरी वगैरह में डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड ही लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। दोनों बातें एक ही है। क्यों एक ही है? कौन कौन से कारण हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? दिस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, राइट। और कौन कौन से कारण हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं? उसका भी मतलब एक ही है, ठीक है। पहले ना टॉपिक को ध्यान से देखो, टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। पता है हमारे टाइम पे ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन डन ही होता था, ठीक है। और अभी भी तो मान के चलना डन ही है, तुम्हारी टीचर पूछने वाली है, मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। तुम फर्स्ट टर्म में देखना अभी, और तुम यूटी में देख लेना, ये क्वेश्चन ना आ जाए तो फिर तुम याद करोगे, अरे यार सर ने तो बोला था। पढ़ लो जल्दी से अभी, ठीक है। जो भी मैं बोलता हूँ ना वही होगा, वही, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ लो अच्छे से। अच्छा बच्चे सुनो ना, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है यार, है, और डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, टर्म कैसा लग रहा है देखने में, सुनने में? डिमांड को कौन कौन से कारण है जो अफेक्ट कर सकते हैं, राइट, यही है ना टॉपिक। समझे अब कौन कौन से कारण है जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। जो कारण कांस्टेंट थे थोड़ी देर पहले लॉ ऑफ डिमांड के टाइम पे, उनको हम फ्री कर दे रहे हैं, और हम देखना चाह रहे हैं, हम चेक करके देखना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि भाई वो कारण है कौन कौन से एक्चुअली, जो लॉ ऑफ डिमांड को लॉ ऑफ डिमांड जैसा नहीं रहने देंगे। लॉ ऑफ डिमांड को लॉ ऑफ डिमांड जैसा नहीं रहने देंगे का मतलब क्या हुआ? लॉ ऑफ डिमांड को ऐसा, जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है ना, ऐसा बोलते हैं ना अपन लोग, वैसा नहीं होने देंगे। ऐसे कौन कौन से कारण है, समझे अभी? बेटा मुख्य रूप से अपन लोग ना 5 कारण को एक्सप्लेन करेंगे, 6 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बताओ, अगर एनी 4 बोला तो जब ऐसे 6 मत करके आना, ओवर राइटिंग मैं तो अपने मार्क्स कटा रहा, तुम मत कटवाना भाई साहब, ठीक है। क्योंकि समझ में आ जाता है ना, फिर बड़ा मन करता है कि अब शो ऑफ करें, ऐसे काम नहीं करना, बी डाउन टू अर्थ बच्चों, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, अगर सिर्फ पूछेगा तो तुम अपना आराम से 4-5 पॉइंट बनना, ठीक है। 1.5 पेज से हल्का सा ज्यादा लिखना, बहुत ज्यादा मत लिखना, ठीक है। 2.5 पेज मत लिख के आना, 3 पेज मत लिख के आना, क्योंकि फिर पेपर, मैं पता ऐसा करने लग जाता फिर क्या होता था पता है, पेपर के लिए टाइम कम बचता था। ये प्लीज मत करना यार, ठीक है। 1.5 पेज देखो, फिर अलार्म बजा दो, बस 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 इतना ही करेंगे, इसके आगे अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यूज ग्राफ्स, ग्राफ का यूज करना, यूज एग्जाम्पल्स, उससे आंसर बड़ा होगा अगर कुछ भूल भी जा रहे हो तो, ठीक है। और खुद चीजें बना सकते हो, आंसर खुद बना सकते हो, लेकिन टेक्निकल टर्म को टेक्निकल रहने देना। मतलब जो हेडलाइन होगी ना, हेडलाइन वो चेंज नहीं करना, हेड चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके अंदर का मटेरियल चेंज कर सकते हो, बट इट शुड बी लॉजिकल बच्चों, इलॉजिकल नहीं चलेगा भाई साहब, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, फर्स्ट फैक्टर, पहला कारण जो है, पहला कारण जो है वो कारण है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी itself, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी itself, ये है पहला कारण, ठीक है जी। ये हो गया पहला कारण। पहला कारण क्या है बच्चों? प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इटसेल्फ, ठीक है। सर मतलब क्या हुआ? इटसेल्फ मतलब उसी कॉमोडिटी का प्राइस, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में क्या डिमांड को उसी कॉमोडिटी का प्राइस अफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, हमने देखा ना लॉ ऑफ डिमांड में। तो इसमें अपन लोग पता है क्या लिखते हैं? अपन लोग इसमें लॉ ऑफ डिमांड ही लिखेंगे, इस पे अपन लोग लॉ ऑफ डिमांड को ही एक्सप्लेन करेंगे, समझ गए बात को? प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इटसेल्फ, ओके। चलो जी आगे देखें, अब इसके अंदर क्या क्या है, लिखना क्या है? लॉ ऑफ डिमांड ही लिख दे, लिख भी सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स, एक गुड है जिसका नाम एक्स है, ठीक है, इंक्रीजेस, देन डिमांड फॉर दैट गुड falls. In this way, price of that commodity affects demand. This is clear? ये तो पढ़ा हुआ है ना,
इसको मैं जनरल लैंग्वेज में लिख दिया। अब ये प्राइस ऑफ गुड एक्स इज द प्राइस ऑफ कोक लिख लो, पेप्सी लिख लो, सोप लिख लो, बिस्किट लिख लो, चॉकलेट लिख लो, बॉल्स लिख लो, जो लिखना लिख ले भाई, ठीक है। कार्ड लिख ले, ये कर ले, वो कर ले, जो करना है कर ले, ठीक है। और ये कर लिया, ठीक है। तो अपन ने क्या समझाया यहाँ पे कि जो कॉमोडिटी है ना उसका खुद का प्राइस भी अफेक्ट करता है, ठीक है। प्लस अगर इफ यू वांट बच्चों लॉ ऑफ डिमांड का जो स्टेट करा था ना, तो उसको अच्छे से लिखना कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। सपोज प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस देन इट फॉल्स, क्वांटिटी फॉल्स, ठीक है। ऐसे करके लिख के लॉ ऑफ डिमांड प्लस को चेप देना और लिख देना, ठीक है। मैं ना पता है ये ना इतनी कहानियां ऐसे लिखवाना क्यों नहीं चाह रहा हूं, तुम अपनी बुक अगर रेफर कर रहे हो तो वहां से याद कर लेना, ठीक है। नहीं तो खुद से बनाना। मैंने क्या क्या बताया, लॉ ऑफ डिमांड प्लस ये को ऐड कर दो, इन दोनों चीज को, हो गया काम खत्म। फिर ऐसे मत लिख देना अक्सर यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड को, देखो पता है नकल के लिए भी ना अकल चाहिए, बोलते हैं ना अपन लोग। तो यहाँ पे ना कुछ लोग पता है क्या करेंगे, सीधे शुरू हो जाएंगे लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट। अरे भाई लॉ ऑफ डिमांड क्यों लिख रहा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ है ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ है, उसके आगे लिखना, लॉ ऑफ डिमांड मत लिख, वहां पे लिख इट स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप या उल्टा रिलेशनशिप, ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड वन डिमांड। सपोज या फॉर एग्जांपल, ऐसे करके एग्जांपल दे दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। हमने पहला पॉइंट क्या समझाया यहाँ पे इनको कि खुद का जो प्राइस होता है ना वो तो डिमांड को अफेक्ट करता ही करता है, ये तो हम पहले से ही जान रहे हैं और वो किया भी है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब इसको जरा सा अच्छे से समझना, सेकेंड पॉइंट, अब तुमको मजा आने वाला है। सेकेंड पॉइंट सुनना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरा पॉइंट कौन सा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरा पॉइंट कौन सा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरा पॉइंट कौन सा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। पहला पॉइंट कौन सा था, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। याद हो रहा है ना साथ में, मैं ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, अपने लिए थोड़ी नहीं कर रहा हूं, मैं खुद को याद थोड़ी नहीं करा रहा हूं भाई, तुम याद करो साथ साथ में, घर पे नहीं पढ़ने की जरूरत है अपन को। अपन लोग स्टार है, स्टार इकोनॉमिक्स के। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, याद हुआ। सेकंड पॉइंट है, इसमें कुछ घपला मत करना, बोल रहा है कि सर इसको भी चेंज कर दे, अपने मन से बना दे, नहीं भाई कुछ चीज तो रहने दे ओरिजिनल, कि टीचर को लगे कि हाँ ये पढ़ के भी आ रहा है, ठीक है। रिलेटेड गुड्स के अंदर बच्चे, पहले मैं समझा रहा हूं, भी लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है, पहले समझ लो, फिर मैं लिखने का तरीका बताऊं कैसे लिखना है। दो प्रकार के रिलेटेड गुड्स होते हैं। रिलेटेड कैसे लग रहा है, नाम कैसा लग रहा है, रिलेटेड लग रहा है कि मिलता जुलता है ना, ऐसा ही कुछ है ना। रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया सब्स्टिट्यूट, एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। एक हो गया सब्स्टिट्यूट, एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। एक हो गया सब्स्टिट्यूट, एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। हम लोग रिलेटेड गुड में कौन कौन से पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। एक हो गया सब्स्टिट्यूट, एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, एक हो गया सब्स्टिट्यूट, एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, एक हो गया सब्स्टिट्यूट, एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। याद हुआ भाई साहब, हो गया। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ठीक है, समझते हैं हम, समझे। अब मजा आने वाला है, अब मजा आने वाला है। अब बेटा अब रोड पे घूमो ना तो हर चीज इकोनॉमिक्स है तुम्हारे लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। हम कसम खा लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कसम खा लो। अभी अब ना मम्मी आए ना अगर कुछ भी करने के लिए, पानी देने के लिए, तो भी उसमें इकोनॉमिक्स देखना, मम्मी इकोनॉमिक्स देखो, मम्मी इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कॉकरोच आ गया, मम्मी कॉकरोच आ गया, वैसे ही बोलना, मम्मी इकोनॉमिक्स देखो। यहाँ पे हर जगह इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। अब समझ गए ना, अब तुमको इकोनॉमिस्ट बनना है ना, हर जगह इकोनॉमिक्स, हर जगह देखो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मेरे मुंह पे भी इकोनॉमिक्स देखो तुम, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ नहीं है हमारी दुनिया में, अब हमारा सिर्फ एक ही सहारा है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। बस उसी को दिन रात सोचेंगे, आहा कितना मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना बच्चों। जरा सुनो तो सब्स्टिट्यूट कौन से गुड्स होते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो गुड्स which are used in place of each other. Substitute goods are those goods which are used in place of each other. पता है तुमको, 1 मार्क्स में क्वेश्चन मैम सीधे पूछेंगे, सीधे मारेंगी, यस सर, जो भी होंगे, डिफाइन सब्स्टिट्यूट गुड, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में भी पूछा जाएगा, सीए में भी पूछा जाएगा, सीयूईटी में भी पूछा जाएगा, बस इतनी सी बात है, सुन लेना। सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स
which are used in place of each other. Substitute goods are those goods which are used in place of each other. अरे भाई याद कर ले, याद करवा रहा हूं मैं, ध्यान से याद करो. Substitute goods are those goods which are used in place of each other. Substitute goods are those goods which are used in place of each other. ठीक है, समझा रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो. कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? अभी की अभी लिख ले, अभी की अभी याद हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर. देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर है प्लेस ऑफ ईच अदर, इधर है टुगेदर. इधर है प्लेस ऑफ ईच अदर, इधर है टुगेदर. ठीक है, याद हो गया डिफरेंस दोनों में क्या है? Substitute goods are those goods which are used in place of each other. Complementary goods are those goods which are used together. Are those goods तक तो सेम है सब चीजें. ठीक है, तो भाई साहब ध्यान रखना है हम लोग को इन सब बातों का. ठीक है, those goods तक तो सेम है, तुरंत तुरंत याद हो जाएगा. नहीं तो अलग अलग ना, इसको हिस्ट्री मत समझो यार कि याद करने बैठेंगे सर आज, ये अच्छी समझ में आ जाता है. एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर और मजा आने लगेगा. मैंने क्या बोला यहां पे कि वो गुड्स होते हैं जो कि प्लेस ऑफ ईच अदर यूज होते हैं. प्लेस ऑफ ईच अदर समझे, उसकी प्लेस में वो यूज हो गया. ठीक है, उसकी प्लेस में वो यूज हो गया. सपोज कोक है, कोक, अगर कोक नहीं मिली तो पेप्सी पी लेते हैं ना, तो कोक एंड पेप्सी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. सही बात है. ठीक है जी. और बुक में ना एक एग्जांपल है टी एंड कॉफी, लेकिन ये एग्जांपल अच्छा नहीं लगता अब यार. अब आज के टाइम पे एकदम सूट नहीं करता, हटा देना चाहिए लोगों को. टी नहीं मिले तो कॉफी पी लेंगे हम, अपन तो पीते ही नहीं है ना, अच्छे बच्चे हैं ना, अपन लोग ग्रीन टी पियेंगे, है ना. हेल्थ का ध्यान रखना हो, ये सब नहीं है, गंदी गंदी चीजें नहीं. ठीक है, कोक एंड पेप्सी से क्लियर है. वैसे सोचो ना यार, सोचो शादी हो रही है घर पे, कोई शादी है. अब भैया बोलते हैं कि उनका डिमांड है सामने वाली पार्टी की कि भैया बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, बहुत सारी. ठीक है, अब एक बात बताओ यार, प्राइस बढ़ गया सडनली कोक का, तो और पेप्सी का प्राइस नहीं बढ़ा, तुम क्या करोगे? कोक ही खरीदोगे? पेप्सी खरीद लोगे? क्यों खरीदोगे बताना जरा. सर वो सब्स्टिट्यूट है ना, वो नहीं तो वो सही. ठीक है ना, ये नहीं तो वो सही, ये टर्म याद है ना सब्स्टिट्यूट के लिए, ये नहीं तो वो सही. ठीक है, अपने को चलेगा, है ना. मेरे साथ ऐसा मत करना कि बोले सर आप नहीं तो किसी और से पढ़ लेंगे. अगर मेरा टीचर, मेरा सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हुआ, मेरे जैसा एकदम एग्जैक्टली पढ़ाने वाला, तो ऐसा हो नहीं सकता. हो सकता मैं ही खराब पढ़ा रहा हूं. ठीक है, मेरे से अच्छे बहुत लोग पढ़ा रहे हो, राइट. तो सब टीचर्स का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, क्वांटिटी का सब्स्टिट्यूट हो सकता है. मैं क्वांटिटी वाइज बोल रहा हूं, क्वालिटी वाइज नहीं बोल रहा हूं. अब तुम बोलोगे तुमको कोई एक डॉक्टर साहब अच्छे लगते हैं, वो इंजेक्शन बहुत प्यार से लगाते हैं, इतने प्यार से लगाते हैं ना, प्यार से कि दर्द ही नहीं होता. होता है ना ऐसा बड़े सारा केस. तो तुम नहीं बोलोगे ना कि मेरे को, मैं सब डॉक्टर तो सब एक जैसे हैं, कहीं पे भी चल जाऊं. नहीं, तुमको उनसे बड़ा प्यार हो जाता है. ऐसे टीचर के साथ भी होता है ना, तुमको कुछ टीचर्स बहुत अच्छे लग जाते हैं. ठीक है, आशा करता हूं मैं भी लग जाऊं तो मैं थोड़ा सा अच्छा. ठीक है, तो तुम पढ़ने लगोगे इसके कारण. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को समझे हम, ये गुड्स वो गुड्स होते हैं जो साथ में यूज होते हैं, साथ में यूज होते हैं. ये तो इनके एक नहीं मिलेगा दूसरा चलेगा. इसमें क्या होता है, साथ में यूज होता है, साथ में. भाई साहब कार एंड पेट्रोल साथ में यूज होता है. अब तुम ये मत बोलना कि सर हाइब्रिड व्हीकल आने वाला है और इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, हम तो बात कर रहे हैं. ठीक है, वो सब बातें अलग है, वो मैं भी जानता हूं. ठीक है, सर एथेनॉल मिलाने की बात हो रही है, गन्ने का मोलेसिस मिला देंगे पेट्रोल में जाके, पेट्रोल की जरूरत कहां पड़ेगी, ये वो. अरे फ्यूचर का मत करो, अभी अभी जो इकोनॉमिक्स में चल रहा है वो बताओ मेरे को. कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना. कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स होते हैं जो कि साथ में यूज होते हैं. पेन एंड इंक, पेन एंड इंक. अच्छा, एक पेन आता है ना पार्कर, हम जब छोटे थे ना, मतलब स्कूल में जब पढ़ता था मैं, तो स्कूल या कॉलेज में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं जब भी पढ़ता था तो क्या होता था कि मैं ना पार्कर ले तो लेता था, लेकिन फिर उसकी इंक बड़ी महंगी पड़ती है. तो उस चक्कर में हम लोग नेक्स्ट टाइम से पार्कर लेना बंद कर देते थे. क्यों पार्कर लेना बंद कर देते थे भाई? इट इज नॉट अबाउट कि पहले वन टाइम में क्या पैसा लगा, बार बार इंक खरीदने में तो बड़ा खर्चा आएगा ना यार. सही बात है. एक बात सोचाओ कि पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, फिर तुम कार क्यों बाई करोगे? नहीं ना करोगे. समझ गए बात को. तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, साथ में चलते हैं. और एग्जांपल बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में शायद से टी एंड शुगर लिखा होगा. अब बात यह है कि शुगर तो कम खानी चाहिए, है ना. आजकल तो फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं लोग, तो शुगर खाते नहीं, अब लोग शुगर कंज्यूम ही नहीं करते ज्यादा, राइट. तो फिर ये भी एक्सेप्शन हो गया.
लेकिन ठीक है, उन लोगों ने लिखा है तो हम लिख दे रहे, पुराने जमाने का एग्जांपल है। और ब्रेड एंड बटर, तुम बोले कि सर हम तो जैम खाते हैं साथ में, अब वो तो बात सही है ना, समझने के लिए समझ रहे हैं बस, ब्रेड एंड बटर ये ज्यादा बेहतर है ना, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक ये सही है ना, पैंट एंड शर्ट, भाई तूने एप्स थोड़ी नहीं बना ली कि तो शर्ट खोले घूमेगा, हम पहनेंगे ना, स्कूल में क्या करते हैं पैंट एंड शर्ट पहनते हैं ना, अभी ऐप थोड़ी नहीं बन गई, वो घूम रहे मजे में, बोले सर कहाँ देखो मेरे ऐप्स है, मैं तो शर्ट ही नहीं पहनता, ऐसे गंदी गंदी बातें नहीं करते, ऐसी गंदी बातें शोभा नहीं देती, सिर्फ मेरे को ही देती, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिट आर यूज्ड टुगेदर, कार एंड पेट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया पक्का। अब जरा समझे कि डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है। मेरे को लगता है कि सब 80% चीज तो वैसे ही समझ में आ चुकी है तुमको, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, ठीक है, समझे एक बारी। देखो ये बेचारा सब्स्टिट्यूट गुड की बात करते हैं, बेचारा, मैं क्या कह रहा हूं, टॉपिक क्या है तुमको समझ में आया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यही ना पढ़ रहे हैं, बोलो ना, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यही ना पढ़ रहे हैं, हाँ जी सर यही पढ़ रहे हैं, अच्छा डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हम यही पढ़ रहे हैं ना, हाँ, तो क्या क्या सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अफेक्ट नहीं कर सकता, पहला पॉइंट तो क्लियर है, खुद का प्राइस अफेक्ट करेगा, लेकिन क्या सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अफेक्ट नहीं कर सकता, कर सकता है, बताओ कैसे, सुनो ना, सपोज बेचारा प्राइस ऑफ कोक है, एग्जांपल समझना, कोक है, ठीक है, इसका बेचारे का प्राइस 10 रुपए का 10 रुपए रहेगा, तुम बोलते हो ना सर ये कौन सी जमाने में आप घूम रहे हो, 10-10 रुपए का कोक पिलवाते हो आप, है बेटा, बस क्या बोलूं, मैं ना बहुत पुराने जमाने का आदमी हूं, मैं बहुत पुराने जमाने का आदमी हूं, बच्चे लोग जानते हैं, जो सुन रहे हैं ना मेरे ऑफलाइन क्लास वाले, वो जानते हैं मैं कितना, एकदम लड़ाई हो रही थी ना 1857 की, 1857 की, तब भी मैं ही लड़ रहा था उस टाइम, इसलिए मेरे एग्जाम्पल बड़े पुराने होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं यार, डाइजेस्ट करो भाई, जैसे कोक को डाइजेस्ट करते हैं ना अपन लोग, प्राइस ऑफ कोक, प्राइस ऑफ कोक 10 रुपए 10 रुपए, कुछ हुआ ही नहीं भाई, कोई चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो, पहले ना आप 10 क्वांटिटी खरीद रहे थे, 10 बॉटल, मैं ना कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रहा था, बहुत, 10 रुपए प्राइस में 10 पी रहा था, और देखो पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, 10 रुपए ही प्राइस था, एक दुकान है, तुम समझना, एक दुकान है, ठीक है, अच्छे समझते हो, ये देखो कितनी गंदी सी दुकान होगी, मेरे को कुछ बनाने वाला नहीं आता भाई, ये ना दुकान है भाई, ये हट नहीं है, हट नहीं है, ये शॉप है, शॉप, ये शॉप है, इसमें लिखा हुआ है पेप्सी, और यहाँ पे हीरो की तस्वीर है, पेप्सी कोक जो भी बोल लो, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए हैं, अंकल जी बैठे हैं, बड़े स्माइल कर रहे हैं, बड़ा खुश है, पता है क्यों खुश है, पता है, अभी पता चलेगा, इनकी खुशी का राज पता करते हैं जरा, हाँ अंकल जी इतने खुश क्यों भाई, जरा बताओ मेरे को भी रीजन, बोले देखो भाई ऐसा है, ये पेप्सी का प्राइस 10 रुपए था, आज भी 10 रुपए है, ठीक है, और पता है तुमको, मेरे को बता रहे हैं, मेरे को बता रहे हैं, मेरे को इकोनॉमिक्स आती है, अब तुमको और मेरे को कैसे बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं पता है क्वांटिटी ना पहले 20 थी, 20 आज 40 हो गई, अरे हमें तो समझ में आ जाएगा इस टॉपिक के बाद, पता है अंकल स्माइल क्यों करे, बोले प्राइस तो सेम ही है और क्वांटिटी बढ़ गई, है ना, ये तो गंदी बात है, वैसे तुम लोग सोच रहे होगे ना, तुम सोच रहे हो कि सर प्राइस कम होना चाहिए ना क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहती है ना, ये ऐसा कैसे हो सकता है, बेचारा यहाँ पे ना कोक वाला बैठा हुआ है, और कोक के जो शॉप है ना, कोक की शॉप एकदम बगल में, ये देखो एक छोटी सी शॉप है, ए भाई ये शॉप नहीं कुछ और ही बन गया, ए रुक जा भाई रुक जा, इसको मिटाता हूँ, भाई तुम ना मेरी ड्राइंग पे मत जाना बस, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है ना पूछो मत, ये भी शॉप है, ये टूट रही है एकदम, ठीक है, पुराने जमाने की है ना, एकदम पुराने जमाने की टूट रही है, ठीक है, ये कोक वाली दुकान है, यहाँ पे भी अंकल जी बैठे हैं, अंकल जी कैसे हो आप, पूछते हैं इनसे अंकल जी से, ये देखो ये अंकल जी यहाँ पे बैठे हुए, ये अंकल जी रो रहे हैं, अंकल जी, अरे अंकल जी रो रहे हैं, सुनो क्यों रो रहे हैं, देखो देखो, ये देखो प्राइस क्या हुआ, कोक का बढ़ गया, तो इनके जो कस्टमर थे ना, जो पहले सपोज 10 कंज्यूम कर रहे थे, वो एक भी कंज्यूम नहीं कर रहे, अब महंगा हो गया ना, या सपोज एक दो बोतल खरीद रहे, क्यों, क्योंकि सारे कोक वाले जो कस्टमर थे कहां चले गए, इनके पास चले गए, ऐसे बड़ी सारी शॉप होगी कोक वाली, ठीक है, तुम बोलोगे सर ये देखो ज्यादा आपने डिमांड कर दी, ऐसे बड़ी सारी होगी, सारे के सारे कस्टमर, सारी दुकान के कस्टमर कोक वाले कहां जाएंगे, पेप्सी के पास आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे बताओ, क्योंकि सर पेप्सी और कोक तो सब्स्टिट्यूट था, ये नहीं तो वो सही,
और जब पेप्सी का प्राइस चेंज ही नहीं हुआ और बाकी कोक का प्राइस चेंज हो गया तो सारे कस्टमर बोलेंगे भाई टेस्ट तो अपन को ऐसा ही लगता है, चलते हैं, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। एक और एग्जांपल ले लो, अमूल और मदर डेयरी का दूध। मदर डेयरी के दूध का प्राइस बढ़ जाता है या बहुत सारे पैकेट्स वाले दूध है तो सब कस्टमर कहाँ जाएंगे, और अमूल का प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्राइस कम कर दिया कि तुम बोलोगे तब सर क्वांटिटी बढ़ी, नहीं, प्राइस वही का वही है, तो भी डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी ना। हमने टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे, फैक्टर्स ऑफ डिमांड। हमने कौन सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या हमने समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अफेक्ट करता है डिमांड को, किया ना अफेक्ट। सब्स्टिट्यूट देखो, पेप्सी का सब्स्टिट्यूट कौन है, कोक है। कोक का प्राइस बढ़ा, मेरी डिमांड को फायदा हुआ। इसका मतलब सिर्फ मेरा प्राइस अफेक्ट नहीं करता डिमांड को, दूसरे का प्राइस भी अफेक्ट करता है। दूसरा कौन है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट है। क्लियर हुआ, टॉपिक क्लियर हो रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड को कौन कौन से कारण अफेक्ट करते हैं, ये देखो, कोक का प्राइस अफेक्ट किया। बात समझ में आती है, आगे बढ़े, पक्का ना। सब्स्टिट्यूट है बात बेटा, समझ लो ना, सब्स्टिट्यूट। दुख मत जताओ ज्यादा है। अच्छा बच्चों एक बात सुनना, एक अलग से नोट करके लिख लेना, ठीक है। ये ना फ्यूचर में काम आएगा, अभी नहीं, एंट्रेंस में कभी काम आ जाएगा। ये एक सब्स्टिट्यूट होता है, एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी होता है, ठीक है। इको ऑनर्स में भी आता है इस मैथमेटिकली, बस हल्का सा समझ लो। सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में थ्योरेटिकली इतना सा डिफरेंस है कि ये सब्स्टिट्यूट ना एकदम लगभग एग्जैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ऑयल हुआ, ऑयल तुम एक पेट्रोल पंप से लोगे, रिलायंस से या भारत एचपी से, रिलायंस से लिया एचपी से लिया, क्यों, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को कोक ज्यादा पसंद नहीं है, पेप्सी ज्यादा पसंद है। कुछ लोग होते हैं 10% 5% लोग, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, कुछ लोग होते हैं, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में तुम बता ही नहीं पाओगे, इतना सब्स्टिट्यूट होता है। क्लियर है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें डिग्री जो होती है ना सिमिलैरिटी की, गुड्स की डिग्री जो होती है ना सिमिलैरिटी की, सेम होने की, इज ऑलमोस्ट ठीक है, सेम या वेरी हाई, वेरी हाई। बात समझ गए, ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि तुम डेफिनेशन सोच रहे हो उसका डेफिनेशन है, नहीं, मेरे को बस समझाना था, ठीक है। ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, तुम्हारी बुक में नहीं है, बस मैं तुमको समझाया कि ऐसा भी होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तुम किसी से पूछ सकते हो, खेल सकते हो किसी के साथ, अपने दोस्तों से। अच्छा एक बात बता, ऐसे दोस्त से बोला एक बात बता भाई, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है जरा बता। वो बोले सब्स्टिट्यूट पर बताया ना, वही बहुत है भाई। सेकेंड पॉइंट, वो सेकेंड पॉइंट क्या था बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था ना, कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों, उसका डेफिनेशन जो बनाना है ना वो खुद से बना लेना। डेफिनेशन नहीं, मतलब वो जो कहानी लिखनी है, सपोज मैं कोक हूं, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, द डिमांड ऑफ कोक इंक्रीजेस बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। वो लिखना है तुम्हें एग्जाम में, ऐसे नहीं कि सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का डेफिनेशन लिखा और एग्जांपल लिखी और बोल दिया हो गया काम सर खत्म। ना ना ना, ऐसे नहीं करना, अभी लिखवाऊंगा मैं, तुम चिंता मत करो, ठीक है। एक बार कॉम्प्लीमेंट्री गुड और समझो, ठीक है। मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। प्राइस ऑफ कार सपोज है 5 लाख रुपए की, होती है ना छोटी गाड़ी, होती है ना भाई। नहीं समझ में आ रहा, तुम बोलो कि भाई पुराने जमाने में हूं मैं, उस टाइम 5 लाख की थी, अब मैं क्या करूं, ठीक है। अभी भी कार की ना जो प्राइस है ना 5 लाख की है, तो पहले क्वांटिटी 10 थी, अब पता है क्या हो गया, अब क्या हो गया पता है, अब 5 हो गई। अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, बताता हूं। पेट्रोल पंप में जाओ, पेट्रोल पंप में, ये देखो पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप है, देखते हो ना दिल्ली में कितनी सारी कार्स है, इसका भी एक रीजन है, क्यों है बताना जरा। भाई साहब दिल्ली में जो पेट्रोल है वो बाकी स्टेट से कम रेट का होता है, तो हम लोग कार आराम से चला सकते हैं, है ना। ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में पता चलता है, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, अभी पेट्रोल क्या चल रहा है, 2000 कौन सा चल रहा है, अच्छा 2015 है, ये 2015 है, 2015 है, चलो ठीक है। पेट्रोल कितना चल रहा है सर, 50 रुपए, 50 रुपए का पेट्रोल चल रहा है, ठीक है। ये देखो 2022 आ गया, 2022 आ गया, पेट्रोल कितना चल रहा है सर, अरे 90 रुपए हो गए। ओ माई गॉड, अब मैं प्राइस, अब जो गाड़ी में मार्केट में जाऊंगा ना
तो मैं अब कस्टमर लोग कार कम खरीदेंगे, बोले भाई मेट्रो से चलते हैं, मेट्रो से, ठीक है, बसेस से चलते हैं, बाइक ले लेते हैं, कार तो नहीं लेंगे, बड़ा पेट्रोल खाती है। समझ गए बात को? तो प्राइस किसका बढ़ा? कॉम्प्लीमेंट्री का बढ़ा, और डिमांड मेरी कम हो गई कार की। हमने क्या समझना था? कैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अफेक्ट करता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अफेक्ट किया था डिमांड को, किया था ना? कोक पेप्सी एग्जांपल याद करो, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड का भी इफेक्ट किया ना। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है ना, थोड़ी नहीं बहुत गंदी है, मेरे को पता है, क्या मजाक उड़ाओगे, समझो, ठीक है। मैं अच्छे से लिखने भी आता हूं ना, अभी डेफिनेशन जब लिखूंगा ना, लेकिन अच्छे से लिखूंगा, ठीक है। अभी तुमको समझा रहा हूं ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को, ये समझ में आ गया? तुम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? कौन कौन से कारण है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तुम एक बात को समझो, जो मार्केट में स्ट्रेटेजीज बनती है ना, कुछ बिजनेस बनते हैं, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो जब हम लोग एमबीए की पढ़ाई करते हैं, तो उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, माइक्रो क्यों पढ़ते हैं, ये सब चीजें पढ़ते क्यों? बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। कैसे बताओ? एक बात समझो, मैं सपोज किसी जगह पे कोचिंग खोल रहा हूं, मैं टीचर हूं ना, तो कोचिंग ही खोलूंगा, या मैं ऑनलाइन तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो भाई साहब मेरे को पता है कि मेरे जो सब्स्टिट्यूट हैं या मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो ऐसा पढ़ाते हैं, है ना। तो सब्स्टिट्यूट तो मैं अपने प्राइस को क्या करूंगा, लो रखूंगा, सही बात है। अगर महंगा रख लूंगा तो फिर तुम बोलोगे सर वहीं से पढ़ लेते। तुमको ये तो मतलब नहीं है कि मेरा कुछ भला हो जाए, तुमको क्या मतलब है? तुमको उससे तुमको कोई मतलब नहीं है, मेरे को पता है ना। तुम तो बोलोगे सर हम तो चल जाएंगे कहीं और, अब छोड़ो ना, सही बात है। तो अपन लोगों को ना मार्केट में बिजनेसमैन को ध्यान रखना पड़ता है सब चीजों को, ठीक है बेटा। कुछ चीजें ना मैं समझाने के लिए बोला, तुम लोग ऐसे ऑफेंड मत हो जाना किसी चीज के लिए, मैं बस समझा रहा हूं तुमको, समझाने के लिए एग्जांपल्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छे लगते हैं उनके पास चल जाओ, जहां पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए और पढ़िए, ठीक है। नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं कोई प्रेशर नहीं करता आपको, ठीक है बच्चों। लेकिन एक बार ना दिल से पढ़ने की कोशिश करना, दिल से पढ़ना। सर की एक बार सोचना, सर कितना एफर्ट करके कितने अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तुम पढ़ना नहीं चाहते मेरे से, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, उसके आगे भी पढ़ोगे, तो तुम एक टीचर से पढ़ोगे तो तुमको नहीं लगता रिलेट ज्यादा होगा चीजें? तुम कॉलेज में भी पढ़ोगे तो मेरे से आराम से। तो मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ ना बच्चे, आगे तक पढ़ाता हूँ, और भी आगे पढ़ाने लगूंगा, और भी आगे। तो बताओ, तुम उनसे पढ़ोगे ना जिनसे फायदा होगा। तो ये देखा, मैंने ये स्ट्रेटेजी लगाई कि मेरा सब्स्टिट्यूट ये नहीं करेगा, मेरा सब्स्टिट्यूट या तो 11 12 पढ़ाएगा या तो कॉलेज पढ़ाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 11 12 कॉलेज, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, यूपीएससी, सब जगह पढ़ाऊंगा, यूजीसी नेट वहां तक भी पढ़ाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि तुम लोग को पता चलेगा कि इन्हीं से पढ़ते हैं ना, आगे का सारी जर्नी जो भी होगी वो इजी हो जाएगी, सर ने बना देनी है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एमबीए क्यों पढ़ते इकोनॉमिक्स? क्योंकि एमबीए को भी तो बिजनेस की स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। अपन लोग, कुछ लोग, तुम लोग चाहते हो कि एमबीए भी करें, तो बिजनेस ही तो है इकोनॉमिक्स। बिजनेस स्टडीज से ज्यादा बिजनेस इकोनॉमिक्स में है, पता है तुमको, बीएसटी से ज्यादा। अब देखो, मैंने सेकंड पॉइंट क्या बताया था तुमको, फिर से बैक कर रहा हूं, प्राइस और रिलेटेड गुड्स। प्राइस और रिलेटेड गुड्स, प्राइस और रिलेटेड गुड्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं अपन? एक हो गया सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। जब तुम लिख रहे हो तो क्या करोगे, सबसे पहले डिफाइन कर दोगे, डिफाइन कर चुका हूं मैं, दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, एग्जांपल दिस दैट, ठीक है। आगे से लिखना है सपोज प्राइस ऑफ पेप्सी increases which makes it costlier as compared to, ये देखो ना, अपने मन से लिख रहा हूं मैं, कुछ भी, कोई बुक नहीं है, अपने से बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिफाइन मैंने क्या बोला, टेक्निकली करना है, क्योंकि मैम उसको ज्यादा पढ़ती है और उसके बाद तुम करते हो उसमें मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन को ज्यादा पढ़ते, तुम जानते हो ना, ये सब गंदी गंदी बातें हैं। हिस्ट्री वगैरह में ऐसे ही करते थे ना सर, पहले का तो टेप देते अच्छे से, फिर तो कहानियां बनाए थे। ए भाई लॉजिकल होना चाहिए, ये देख रहे हो ना, सब लॉजिकल है, कुछ भी मत बना के आ जाना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन करवा दिया बीच में। सपोज प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस व्हिच मेक्स इट कॉस्टियर एज कंपेयर टू, which makes it
costlier as compared to, let's say, Coke, which become cheaper, right? As a result, demand of Coke increases as they are substitute. As they are substitute. अरे भाई सब्स्टिट्यूट को डिफाइन तो कर दे रहा है ना, पहले कर चुके होगे तब ये सब लिखना, ठीक है? एग्जाम्पल दे चुके, यहां पे भी एग्जाम्पल दे दिया, आ गया समझ में आता? बी पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री का लिख दो। इन सब के ना मेरे ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ्स के लिए एक अलग क्लास होती है, ठीक है? इसमें नहीं बना रहा हूं। और अगर जैसे एग्जाम में कभी आया ना कि रिलेटेड गुड्स को 6 मार्क्स में एक्सप्लेन करो, फिर तुम डर जाओगे कि सर एक रिलेटेड गुड्स को 6 मार्क्स में एक्सप्लेन करना, जबकि आपने तो बोला था इसमें 4-5 पॉइंट होते हैं। तो फिर ग्राफ जो बताऊंगा ना जो अलग से, उसको आपको टक कर देना है इसके अंदर जाके, ठीक है? इतने मेरे बच्चों को इतना स्मार्ट होना है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है? इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले डिफाइन करना है विच आर यूज्ड टुगेदर। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री जो तुम सोचते ना वो होटल वगैरह में है ना, वो जब खाना वाना खा लेते हैं तो माउथ फ्रेशनर मिलते हैं, भाई वो कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं कर रहे, वो वाली नहीं बात कर रहे कि सर वो दोनों साथ में ही तो चलेगा, सांभर और डोसा ये है कॉम्प्लीमेंट्री, साथ में चलेगा। पहले के टाइम पता है क्या है, पहले के टाइम में डीवीडी और सीडी आती थी, वो आती थी, सीडी लगाते थे अपन लोग। मैं बड़ा बहुत पुराना आदमी हूं, मैं बता रहा हूं तुमको, बताया था ना, तो वो लगाते थे। तो अगर सीडीज का रेट बहुत कम हो गया था, नकली नकली भी आने लगी थी 20-20 रुपए की, 30-30 रुपए की, सच बता रहा हूं, मैं तो 15 रुपए की भी ले लेता था, पता है? और फिर तो कॉपी भी होने लगी थी 15-20-30, ऐसे बगल वाले भैया एक दुकान होते थे ना, भैया भैया दे दो, तो उसमें ना 3-4 मूवीज होती थी। तो मैं ये बात बता रहा हूँ तुमको 2010-2011 के लगभग की, हाँ उसी टाइम 2011-2012 में था, तो 10 साल पहले की बात है यार ये। तो अपन लोग को सीडी वीडी लगा देते थे और मजे में, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना कॉम्प्लीमेंट्री। सीडी सस्ती हो गई तो डीवीडी की ज्यादा बिक्री शुरू हो गई, मतलब वो जो मशीन होती है ना उसकी बिक्री ज्यादा शुरू हो गई। फिर अपन लोग पेन ड्राइव और कंप्यूटर चला, और आज की डेट में तो वो भी खत्म हो गया। वक्त बहुत आगे बदल रहा है और इकोनॉमिक्स उस तरीके से बदलती रहेगी, उसके एग्जाम्पल्स उस तरीके से बदलते रहेंगे। तुम एग्जाम्पल्स खुद बनाओ, तुम आज की जनरेशन हो, मैं तेरा तो बुढ़ापा आ गया बेटा, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को पहले डिफाइन करना है, उसके बाद लिखना है सपोज प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस। अपने बगल में एक कंट्री है, पता है? बगल में, नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है? नाम वाम नहीं लेंगे। तो जो बगल वाली कंट्री है उसमें पेट्रोल का प्राइस देखना चेक करके, बड़ा महंगा है, तो वहां पे लोग कार खरीदने की सोचेंगे, लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे उधर। भाई साहब पहले प्राइस ऑफ पेट्रोल तो देख लो वहां पे, समझ गया ना कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? अच्छा, एक सिंपल सा केस लो, श्रीलंका का केस लो। श्रीलंका में बहुत बुरी हालत हो गई, अभी सुना है ना आपने? तो भाई वहां पे पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, तो फिर कार कम होगी वहां पे, सीधी सी बात है। पैसा भी तो होना चाहिए। और दिल्ली में देखो कितनी कार्स है ना, मेगा सिटी है, और प्राइस ऑफ पेट्रोल जो होता है आप चेक करना भी गूगल करके, तो दिल्ली का प्राइस कम मिलेगा तुमको, ठीक है? भाई लॉजिक तो लगता है इकोनॉमिक्स का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट्टा मार रहे हैं अपन लोग, ठीक है? सपोज प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट क्वांटिटी ऑफ कार डिक्रीजेस। भाई क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं वो बोल रहा हूं मैं, ठीक है? कार डिक्रीजेस एज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एज दे आर यूज्ड टुगेदर, ठीक है? हो गया काम, डिफाइन भी कर लेना, एग्जाम्पल भी लिख देना, ठीक है? और अगर 6 मार्क्स का सिर्फ ये आएगा तो मैंने क्या बोला था, ग्राफ जो मैं बताऊंगा बाद वाली क्लास में उसको भी टक कर देना जाके, ठीक है? चलो यहां तक समझ में आया? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तीसरा और चौथा और पांचवा पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में करते हैं, ठीक है? अगली वाली क्लास में। ऑलराइट, तो अभी के लिए इतना सा ही।
आ गया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है।